मैंने आपके सामने अभी तक में जो समझाया है वो ये कि सहायक संधि की नीति है क्या। तो ऐसे समझना है कि एक है भारतीय राज्य एक्स, एक है भारतीय राज्य वाई और ये है ब्रिटिश। एक्स और वाई के बीच में झगड़ा है। कंपनी एक्स को कहती है कि तुम वाई से नहीं लड़ पाओगे। एक्स को भी लगता है कि हाँ हम नहीं लड़ पाएंगे। तो कंपनी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ में सहायक संधि के अधीन आ जाओ। उसके बाद हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी गठित करेंगे, उसका खर्चा तुम दे देना। लेकिन चूंकि तुम लोगों का पेमेंट सिस्टम बहुत क्रेडिबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि तुम अपने राज्य के अंदर का एक रेवेन्यू ट्रैक हमें दे दो, उसका रेवेन्यू हम ले लेंगे। तब हम सुनिश्चित रहेंगे कि तुम्हारा पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद कह दिया गया कि क्योंकि अब तुम्हारी सुरक्षा हम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तुम किसी से भी युद्ध या संधि करने के पहले हमारी सहमति ले लेना। ऐसा कहने के पीछे का तर्क ये था कि तुम्हारी सिक्योरिटी हम कर रहे हैं, और तुम यदि हमारे किसी दुश्मन से दोस्ती कर लिए, किसी दोस्त से दुश्मनी कर लिए, तो हम अपनी जिम्मेदारी तो नहीं निभा पाएंगे ना। मान लो कि तुम्हारे अलावा किसी एक और राज्य के साथ में हमने यही संधि किया है, अब उसके ऊपर तुमने हमला कर दिया, तुम दोनों में युद्ध हुआ, तो हम किसकी सुरक्षा करें और किसके खिलाफ करें। तो इसलिए आप किसी से भी युद्ध या संधि करने के पहले हमारी सहमति ले लेंगे। और इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि आपने जिन शर्तों पर हमारे साथ संधि पर हस्ताक्षर किया है, उन शर्तों पर आपका ईमानदार अमल होना चाहिए। आप अमल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं के ऊपर निगरानी रखने के लिए हमारा एक अधिकारी आपके दरबार में रहे। यही है सहायक संधि का टोटल प्रस्ताव। अब गौर करके देखो तो आपको यह लगेगा कि सहायक संधि वास्तव में रिंग फेंस का ही आक्रामक चरण है। रिंग फेंस के तहत भी तो यही बात होती थी कि आपकी सुरक्षा इनसे खतरे में है, हम सुरक्षा करेंगे। सुरक्षा करने के लिए हमारी एक सैनिक टुकड़ी होगी, उसका खर्चा आप चुकाएंगे। जमीन वाली बात वहां स्पष्ट नहीं कही गई थी, और उसके तहत ये बात कही गई थी कि आप युद्ध या संधि करने के पहले हमारी सहमति लेंगे। रेजिडेंट भी रखा गया था। तो पुरानी नीति ही को अब बेसिकली नए पर्पस के साथ में लागू किया जा रहा था। पहले सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य था कि मराठे हम पर हमला करें तो हम अपना बचाव कर लें। अब है कि हम बचाव तक नहीं सीमित हैं, हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राज्य हमारे साथ इस सहायक संधि के जाल में जुड़े, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी सैन्य टुकड़ी गठित कर सकें। सैन्य टुकड़ी गठित कर सकें। यदि 10 राज्य है, मान लो एक राज्य की रक्षा के लिए 3-4 हजार हमने सैनिक टुकड़ी रखा, तो 10 के लिए तो 40,000 के आसपास हमारे पास आ गया, और हमारा खर्चा तो कुछ नहीं गया। हमने तो तुम्हारे ही राज्य के पैसे से अपनी सेना गठित कर लिया, तो हमारी सैनिक शक्ति बढ़ जाएगी। उस सैनिक शक्ति हमारी है क्योंकि हमने उसे गठित किया है। हम ही तुम्हारी सुरक्षा के लिए उसको डिप्लॉय करते हैं, हम ही उसको कमांड देते हैं। हम तो कमांड दे देंगे तो एक दिन तुम्हारा भी गर्दन उतार के वो हमारे चरणों के नीचे रख देगा। शक्ति हमारी बढ़ रही है। और दूसरी बात क्या हो रही है कि न सिर्फ हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारी सैन्य शक्ति बढ़ रही है, बल्कि हमारी कूटनीतिक शक्ति भी बढ़ रही है। कूटनीतिक शक्ति बढ़ रही है। अब जो जो राज्य हमारे साथ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देगा, उन राज्यों का हमारे खिलाफ मोर्चाबंदी तो नहीं होगा ना। अंग्रेजों को चिंता थी अपने खिलाफ मोर्चाबंदी की,
अंग्रेजों को चिंता थी अपने खिलाफ मोर्चाबंदी की। उनको पता था कि अकेले हमसे कोई नहीं टिकेगा, लेकिन यदि कई लोग मिलकर एक हो गए तो हमको परास्त कर सकते हैं। तो ये अंग्रेजों की चिंता थी कि हमारे खिलाफ मोर्चा न बने। सहायक संधि के रास्ते उन्होंने तय कर लिया कोई मोर्चाबंदी नहीं बनेगी। इसके साथ इन्होंने एक और रखा था शर्त की, किसी यूरोपीय की नियुक्ति के लिए हमारी सहमति लेनी होगी। मतलब आप यदि अपनी सेना के मॉडर्नाइजेशन वगैरह के लिए किसी यूरोपियन की नियुक्ति करते हैं तो उसके पहले आप हमारा कंसेंट ले लीजिएगा, हमारी सहमति ले लीजिएगा। हम सहमति नहीं देंगे तो मत करिएगा नियुक्त। छुपा हुआ उद्देश्य क्या था कि फ्रांसीसियों की नियुक्ति को रोक देना। तो फ्रेंच चुनौती का भी अंत, फ्रेंच चुनौती का भी अंत हो जाएगा। तो कंपनी ने सहायक संधि इसीलिए किया था ताकि वह सैनिक शक्ति में वृद्धि कर ले, कूटनीतिक शक्ति में वृद्धि कर ले और फ्रांसीसियों की चुनौती का समाधान निकाल ले, यानी अपने पोजीशन को बहुत स्ट्रांग कर ले। समझ गए आप लोग?